नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर राजधानी पटना की, जहां एक बस द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़े जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका पीछा कर बस को पकड़ा। सड़क पर भागती बस और उसका बाइक से पीछा करती ट्रैफिक पुलिस की तस्वीर देखिए। इनकम टैक्स चौराहे पर इस बस ने एक 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद पहुंची पुलिस की टीम ने बस ड्राइवर को गाड़ी साइड करने को कहा, लेकिन ड्राइवर बगैर रुके बस के साथ भागने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद हड़ताली मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिस ने बस को पकड़ लिया। फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। मन की बात में मधुबनी का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। सुखेत मॉडल का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। प्रत्येक पंचायत से इस मॉडल को अपनाने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुखेत मॉडल से काफी प्रभावित हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुखेत मॉडल के पीएम ने 4 फायदे गिनाए और कहा कि सभी पंचायतों को इस मॉडल को अपनाना चाहिए। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहां जरूर सोचें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के पंडारक प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब 20 मिनट तक नीतीश कुमार ने यहां पूजा अर्चना की और आधे घंटे का वक्त यहां पर गुजारा। इस दौरान सीएम ने मंदिर की परिक्रमा भी की और अपने पुराने नजदीकी भाषु सिंह और बबन शर्मा का हालचाल पूछा। सीएम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। और कुछ सूर्य मंदिर पर सर जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज पटना में आयोजित हो रही है। दोपहर बाद प्रदेश मुख्यालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और 23 राज्यों के अध्यक्ष समेत 250 नेता शामिल होंगे। आज की बैठक में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पारित किए गए प्रस्ताव और फैसलों पर मुहर लगेगी। बैठक को जेडीयू कार्यालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज पटना में आयोजित की जा रही है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक दोपहर के बाद तकरीबन 3 बजे से आयोजित होनी है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तो शामिल होंगे ही, साथ ही 23 राज्यों के अध्यक्ष, सभी सांसद, राज्य सरकार के मंत्री समेत कुल मिलाकर 250 नेताओं के शामिल होने की बात बताई जा रही है। और इस दरअसल ये जो बैठक हो रही है, इसमें पार्टी जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण के बिहार मॉडल को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारियों में जुट गई है। इन दोनों मुद्दों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के हवाले खुद को दूसरे राज्यों में जदयू ने फैलाने का एजेंडा तैयार किया है। कल शनिवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक हुई, उसमें इन दोनों मुद्दों को अनुमोदित भी किया गया है। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए और जो फैसले लिए गए, उसे आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अनुमोदित किए जाने की भी संभावना है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और खेल दिवस के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से आज खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के रवैये से नाराज कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज सड़कों पर उतरे। इन खिलाड़ियों में फुटबॉल, जैवलिन, खो-खो में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भी शामिल थे। विरोध में इन खिलाड़ियों ने सड़क पर ही फुटबॉल खेला और अपनी नाराजगी जाहिर की। बिहार सरकार आज खेल सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है, लेकिन पटना के खिलाड़ी खेल सम्मान समारोह का विरोध कर रहे हैं। प्लेयर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में खिलाड़ी सड़कों पर उतर गए हैं और देखिए, सड़क पर ही फुटबॉल खेला जा रहा है। इसमें कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं जिन्होंने भारत तक का प्रतिनिधित्व किया है। क्या नाराजगी है और क्यों सड़क पर उतरे हुए हैं, हम इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। जो प्लेयर हैं उन्हीं से बात करते हैं। नादिर परवेज संतोष ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कैप्टन थे नादिर जी। सड़क पर क्यों उतर गए फुटबॉल लेके? पहले बिहार के लिए खेलते थे, अब सड़क पर खेल रहे हैं। क्या करें सर, कोई कुछ नहीं यहाँ सर, हम लोग को नौकरी नहीं। सरकार तो आज सम्मानित कर रही है ना? कहाँ सम्मानित कर रही है? हम तो आज मेरा 6 साल 7 साल से हम लोग मेडलिस्ट आए हुए हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। मेडलिस्ट तो बोलते हैं सरकार की आप नौकरी दे, मेडल लाइए, नौकरी भाई, कहाँ नौकरी मिल रहा है? तो क्या डिमांड है? नौकरी चाहिए आपको? नौकरी के लिए तो सम्मान तो दे दे भाई, तो सम्मान तो दे दो हम लोग को। किस तरह सम्मान मिलेगा? सम्मान नौकरी दीजिए हम लोग को ना। परवेज कह रहे हैं कि नौकरी दीजिएगा तभी सम्मान मिलेगा। ये खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना चकनाचूर अधिकारी कर रहे हैं। मार पी रहा खिलाड़ी, दूध पी रहे अधिकारी और मार पिला कर कहते हैं पदक लाओ। आज अरुण मोदी बिहार का खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, उसके साथ जेवलिन थ्रो करने वाला सड़कों पर है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टीम का बिहार का नेतृत्व करने वाला सड़कों पर है। अरुण मोदी नीरज के साथ क्या उनके साथ प्रैक्टिस करते थे आपको? 2012 में उनके साथ हमने कंपटीशन किया था और आज वो ओलंपिक मेडलिस्ट है और बिहार के दुर्दशा के कारण आज हम सड़क पे चल रहे हैं। हम लोग को एक स्टेडियम पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स जो मिला है वो भी ओपन नहीं कराया गया। 2 साल से कोरोना के कारण वो बंद। सरकार भले ही आज खेल सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है, लेकिन पटना के कई खिलाड़ी, नामी गिरामी जो खिलाड़ी हैं, वो सड़कों पर उतरकर अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का खाता खुलवाने वाली भाविना पटेल को सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में लिखा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतकर टेबल टेनिस के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी भवानी बेन पटेल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस जीत पर हर भारतीय गौरवान्वित है। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज सदर प्रखंड का एक पंचायत है रामपुर टेंगराही। इस पंचायत के कई गांव साल के कई महीने बाढ़ के पानी से घिरे रहते हैं। यहां के ग्रामीणों की जिंदगी 4 से 5 महीने तक नारकीय रहती है। बरसात के दिनों में तो गांव की सैकड़ों की आबादी तटबंधों पर शरण लेती है। रामपुर टेंगराही का राजवाही गांव सालों पहले गंडक की भेंट चढ़ चुका है और इस गांव के ग्रामीण पलायन कर आसपास झोपड़ी या फिर प्लास्टिक के टेंट बनाकर उसमें रह रहे हैं। रामपुर टेंगराही में करीब 10 गांव हैं
और यहां वोटर्स की संख्या 7,000 के करीब है। इस बार यहां 9वें चरण में 29 नवंबर को मतदान है। पंचायत विशेष में हम आज पहुंचे हैं सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराई पंचायत के रजवाही गांव में। और रजवाही गांव जो है गोपालन का बाढ़ प्रभावित इलाका है, जो कि सालों भर में से कम 4-5 महीने जो है बाढ़ के पानी से घिरा होता है। और जिसकी वजह से इस गांव के जो लोग हैं वो प्लान करके सड़कों के किनारे रहते हैं या फिर तटबंधों के शरण लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर कई झोपड़ियाँ हैं जो पानी में डूबी हुई हैं और जो लगातार जो गंगा का जो जलस्तर बढ़ता है या घटता है, जिससे जो है इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो नारकीय बन जाती है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको टेंट बनाया गया है यहाँ प्लास्टिक की तरह, और इसी टेंट में जो है मवेशी भी हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो जो कैसे नीचे बकरियाँ हैं वो मवेशी यहाँ पर, ऊपर बच्चे हैं, ऊपर लोग हैं, महिलाएँ हैं। देखिए यहाँ पर जो है सब लोग टेंट के पास है। यहाँ पर इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही कटती है। और सरकार के द्वारा जो भी विकास कार्य कराए जाते हैं पंचायत चुनाव को लेकर के, बाढ़ की वजह से सब कुछ जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग का जो गांव है ये कितने दिनों से बाढ़ से घिरा रहता है? कितने दिन साल में घिरे रहता है? जेठ से। क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत ही होता है, खाए के कुछ नहीं होता, मालन की दिक्कत होता, दूसरा कौन दिक्कत होता, बैठे की दिक्कत होता। हाँ देखिए यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप तो यहाँ पर प्रतिनिधि रह चुके हैं जी। तो रामपुर टेंगराही पंचायत में कितने गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं? क्या दिक्कत होती है? अभी रामपुर टेंगराही पंचायत में 5 गांव ऐसे हैं जो बराबर 4 महीना पानी से डूबा रहता है, जिसमें रजवाही, सेमराही, रामपुर टेंगराही, भोजली है। यहाँ पर लोगों को बहुत बाढ़ से प्रभावित हैं और यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होता है। जब पानी आता है लोग रोड पर आकर के रहते हैं और फिर जब पानी निकल जाता है तब जाते हैं। यहाँ पे ना रास्ता है, ना कोई सरकार से अभी तक कोई सुविधा मुहैया हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को कम से कम प्लास्टिक और सामुदायिक किचन बनाकर इन लोगों को खाना का तत्काल व्यवस्था किया जाए। देखिए ये जो रामपुर टेंगराही पंचायत है ये सदर प्रखंड में आता है और चूँकि बाढ़ प्रभावित इलाका होने की वजह से 9वें चरण में यहाँ पर मतदान है। लेकिन उससे पहले लोगों को जो काफ़ी लोग विस्थापित हो गए हैं बाढ़ की वजह से, उन्हें वापस आने में परेशानी होगी, चूँकि गाँव की सड़कें और जो यहाँ की जो खेती है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से जो पंचायत चुनाव जो है यहाँ के लोगों की समस्या अपनी जो है अपनी बरकरार है, वो सालों साल चली आ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इधर कटिहार में बाढ़ के कहर के बीच कोरोना की तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से सजग है और इसी को लेकर अब तक लगभग 7 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और लगभग 1.25 लाख लोगों से अधिक को सेकेंड डोज दिया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि जिले में कई स्थानों पर वैक्सीनेशन केंद्र संचालित तो हो ही रहा है। इसके अलावा कटिहार शहर के इंदिरा गांधी पुस्तकालय में 9 to 9 यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक के लिए एक मॉडल वैक्सीनेशन केंद्र संचालित हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले इस वैक्सीनेशन केंद्र की खासियत और इसे लेकर लोगों का क्या राय है, इस पर कटिहार के इस मॉडल वैक्सीनेशन केंद्र से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत। बाढ़ के कहर के साथ साथ कोरोना के तीसरे लहर को लेकर भी एक चर्चा बनी हुई है। इस बीच कटिहार की ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये एक संदेश है कि कोरोना वैक्सीनेशन लेना जरूरी है अगर आपको कोरोना के तीसरे लहर से बचना है। ये कटिहार के एक कोविड सेंटर की आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। इस केंद्र की खासियत ये है, ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ये टीकाकरण केंद्र काम करता है और लोग केयर इंडिया के द्वारा संचालित इस केंद्र में आते हैं और पहले कतारबद्ध होकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद बुजुर्ग महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है और जो प्रॉपर व्यवस्था है वो पूरी तरह कतारबद्ध है और लोग जो प्रॉपर नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं। लगभग 8,500-9 हज़ार लोग हमारे पास से अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं और ये ऐसे ही चल रहा है अभी हम लोगों का। और जैसा बंदोबस्त आपने बताया, ऑलरेडी हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि इससे और बेहतर किया जाए। लोगों से हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं और कैसे हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, ये क्या खासियत है? इसका खासियत ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह के लिए ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो वैसे लोग जिनको ऑफिस के लिए भी लेट ना हो और अपना वैक्सीनेशन भी ले लें या फिर लौटते वक्त उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से वैक्सीन लेकर घर पे जाकर आराम करें,
इसको ध्यान में रखते हुए वो खास वर्ग को हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। ये सेंटर जो अभी 9 to 9 चल रहा है जिला प्रशासन वगैरह के द्वारा, बहुत ही अच्छा सेंटर है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ड्राइव थ्रू और जो भी फीमेल है सबके लिए अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। तो यहाँ सारी सुविधाएं हम लोगों को लिए अवेलेबल है ताकि हम लोग आए, और अगर कोई वर्किंग है तो सुबह 9 बजे या तो आफ्टर ऑफिस पे वहाँ पर भी आके ले सकते हैं इस टाइम में। और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पर अगर आप वैक्सीन अब तक नहीं लिए हैं तो इस केंद्र में आए और वैक्सीन जरूर लें, ताकि जो तीसरे लहर का खतरा बना है वो खतरा दूर दूर तक ना आ पाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। वाल्मीकि गंडक बराज से 2 दिन पहले 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का असर बेतिया अनुमंडल के गंडक व्यारावर्ती इलाकों में देखने लगा है। आलम यह है कि इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात तो हो चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। कई ग्रामीण झोपड़ी के ऊपर शरण लेने को मजबूर हैं। जिले के योगापट्टी, बैरिया और नौतन प्रखंड में हालत बिगड़ने जा रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि अब तक प्रशासन की टीम मदद के लिए पहुंची नहीं है। ग्रामीण निजी नाव के सहारे किसी तरह से जिंदगी की पतवार खींच रहे हैं। 4 बजे भोर में हमने की घर में पानी समा गई गंडक विभाग नदी से। यह बराले कोनो अधिकारी के था पता नहीं थे। हमने के खाना बनावे के लिए जगह नहीं थे, ना वीडियो ना गरम सेवक ना कोनो साधन, ना हमनी के कोनो साधन बा खाए पिए के, ना बेड़ा बा कोनो साधन हमनी के चाही, ना कोनो प्रत्याशी आवता ना जाता, ना हमनी के कोनो सुविधा देता। बात एगो ना से नानू हमनी के कोई नहीं हेली चार्जर के ना के जरूरत पड़े है। अब कोनो तो नहीं कि हमनी के दहा जाम सन की बचब सन, पानी अब के संभाल जाता है घर में। आई पानी को न रही पिछुआरे, अब पानी आ गए। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से जिला मुख्यालय समेत तो कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। मझौलिया प्रखंड मुख्यालय में भी सड़कें जलमग्न हैं। वहीं प्रखंड मुख्यालय स्थित चीनी मिल परिसर में जल जमाव से परेशानी बढ़ गई है। मझौलिया SBI बैंक परिसर के बाहर तो झील जैसा नजारा है। खगड़िया में गंगा नदी के जल स्तर में जहां कमी आने के बाद बाढ़ पीड़ित राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं एक बार फिर बागमती नदी खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। बागमती में उफान की वजह से सबसे ज्यादा अलौली प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ पीड़ित एक बार फिर से नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। खगड़िया से सोनमंकी होते हुए खैरी, खूटहा, बोच, घसका सहित कई गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी आ जाने के कारण बाढ़ पीड़ित नाव से आवागमन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नाव नहीं होने के कारण उन्हें रुपए देकर आवागमन करना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों से बात की खगड़िया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में एक बार फिर से बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके कारण कई इलाके एक बार फिर से बाढ़ से प्रभावित हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो खगड़िया सोनमंकी होते हुए जो अलौली प्रखंड के कई गांव खैरी, खूटा, दहमा, छमसिया, बुझघसका सहित जो कई गांव है वहां के जो बाढ़ पीड़ित है उनका ये मुख्य सड़क है, जिसके कारण सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण ये देख सकते हैं कि नाव ही एक आवागमन का मुख्य साधन बना हुआ है और लोग इसी नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित इलाके में सरकारी नाव दिया जा रहा है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि प्राइवेट नाव के सहारे वो आवागमन कर रहे हैं। खैरी जाय छी, लाश जाय छी, नहीं प्राइवेट छे, सरकारी कहाँ से कहियो सरकार लाह देने छे, ए गाम नहीं दे छे सरकारी लाह। पूरा बाढ़ नहीं आयल छे त सुखाड़ छे, पानी बढ़ते छे, आसिन धर पानी रहते, लोग रूपा लगा के जैते अयते लाउनेट जैते तो वहाँ घर में बाल बच्चा कहते माय गले कंट्रोल एने डूबल अलगल धरल रहबे उ देते उ कंट्रोल वाला हमरा आर के बाल बच्चा खाए पिए ना। हैं सड़क पर पानी नहीं आयल छे, इतने दूर छे हैं
ई हवा जे बहे छै झपटी उठल छै ई इतना लाख गुदानते कभी जो बड़का अन्हर चल अते तो ये देख सकते हैं कि बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में जो कई ऐसे इलाके हैं जो एक बार फिर से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं और लोगों की परेशानी जो बाढ़ पीड़ित है उनकी धीरे धीरे फिर से एक बार बढ़ते जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। मुजफ्फरपुर के लोग जल जमाव से एक तरफ परेशान हैं तो दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति हो रही है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की कमियां बता रहे हैं और जल जमाव को लेकर दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।